नमस्कार, मैं संदीप यादव। द पब्लिक इंडिया के प्लेटफ़ॉर्म पर आपका स्वागत है। क्या डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद गौतम अडानी पर कार्रवाई करेंगे? दुनिया के सबसे अमीर शख्सियतों में से एक गौतम अडानी के लिए गुरुवार का दिन बहुत भारी रहा। अमेरिका में उनके खिलाफ रिश्वत और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। अडानी पर अपनी एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए $25 करोड़ की रिश्वत देने और इस मामले को छिपाने का आरोप लगा है। गुरुवार तड़के जैसे ही यह खबर आई तो दुनिया भर के मीडिया में छा गई। भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने तो गौतम अडानी की गिरफ्तारी की मांग की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से साठ-गांठ का आरोप लगाया। जैसे ही शेयर बाजार खुला, अडानी समूह से जुड़ी कंपनियों के शेयर 20% लुढ़क गए। अमेरिकी मीडिया आउटलेट्स ब्लूमबर्ग के अनुसार गौतम अडानी के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप तय होने के बाद गुरुवार को उनकी कुल संपत्ति में $15 अरब की चपत लग गई है। बाजार बंद होने तक उनकी कुल संपत्ति करीब $72 अरब थी, जो साल 2023 के अंत में $84 अरब थी। पिछले साल 3 जून तक तो उनकी कुल संपत्ति $122 अरब तक पहुंच गई थी। हालांकि अदानी समूह ने गुरुवार दोपहर एक बयान जारी कर इन आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि सभी आरोप बेबुनियाद और निराधार हैं। अमेरिका में लगे आरोपों का असर शेयर मार्केट में उनकी कंपनियों की बदहाली तक ही सीमित नहीं रहा। गुरुवार शाम में अचानक से कीनिया के राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने भारतीय अरबपति गौतम अडानी से एयरपोर्ट विस्तार और ऊर्जा डील को लेकर जो अरबों डॉलर का करार किया था, उसे रद्द करने का फैसला किया है। कीनिया के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि यह फैसला उन्होंने अपनी जांच एजेंसियों और साझेदार देशों की जांच के बाद मिली सूचना के आधार पर लिया है। उन्होंने अमेरिका का नाम नहीं लिया। अडानी ग्रुप कीनिया के साथ करार पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में था। इसके तहत इसके तहत कीनिया की राजधानी नैरोबी के मुख्य एयरपोर्ट का विस्तार करना था, जिसमें नए रनवे और टर्मिनल बनाने थे। अडानी को इसके बदले में 30 साल के लिए नैरोबी एयरपोर्ट के संचालन की जिम्मेदारी मिलती। कीनिया में अडानी से होने वाली इस डील की भी बहुत आलोचना हो रही थी और एयरपोर्ट वर्कर एसोसिएशन के लोगों का कहना था कि अडानी को एयरपोर्ट के संचालन की जिम्मेदारी मिलने से नौकरी की शर्तें बदल जाएंगी और उनकी नौकरी भी जा सकती है। कीनिया के राष्ट्रपति रूटो के इस घोषणा के बाद कीनिया में लोगों में खुशी का माहौल है। अडानी के ग्रीन एनर्जी बिजनेस ने बॉन्ड सेल के जरिए $60 करोड़ जुटाए थे। अहमदाबाद में बिस्तर पर जाने से पहले अडानी ने अपनी पत्नी के साथ कार्ड गेम खेला था। गुरुवार तड़के 3 बजे एक सहकर्मी ने उन तक परेशान करने वाली खबर पहुंचाई। उस सहकर्मी ने बताया कि अमेरिका में उनके और कुछ सहयोगियों के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप तय हुआ है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक चंद मिनटों में अडानी ग्रुप के सीनियर एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्रेंस कॉल पर आए, मीटिंग की। न्यूयॉर्क में फेडरल प्रोसिक्यूटर्स ने आरोप लगाया है कि अडानी और उनके सहकर्मियों ने अमेरिकी निवेशकों से रिश्वत विरोधी नियमों को लेकर झूठ बोला, क्योंकि उन्होंने भारतीय अधिकारियों को $25 करोड़ से अधिक की रकम की रिश्वत देने का वादा किया था। जब बाकी का भारत सुबह जगा, तब तक अडानी पूरे विवाद पर प्रतिक्रिया देने को लेकर उहापोह में थे। जब मुंबई में शेयर बाजार खुला, तो अडानी समूह की कंपनियों के शेयर औंधे मुंह गिरने लगे। दोपहर होते होते अडानी समूह ने एक बयान जारी किया और सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। अडानी समूह ने पूरे मामले पर कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। ब्लूमबर्ग ने लिखा है, अडानी को लेकर आने वाले महीनों में राजनीतिक विवाद और बढ़ सकता है। प्रत्यार्पण को लेकर तनातनी होगी। डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में जल्द ही अमेरिका की कमान आने वाली है और अगर वह चाहेंगे, वह मतलब डोनाल्ड ट्रंप अगर चाहेंगे तो भारत के साथ डील कर सकते हैं। ट्रंप की नजर में भारत और अडानी चीन के एकाधिकार के खिलाफ अहम साझेदार हैं। अडानी से जुड़े मामलों की जानकारी रखने वालों ने नाम सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर बताया है
कि ट्रंप के परिवार के सदस्य अदानी के अहमदाबाद स्थित आवास पर भी गए हैं। ऐसे मामले में अभियोजन वर्षों तो नहीं लेकिन महीनों अभियोजन दाखिल करने में वर्षों तो नहीं लेकिन महीनों जरूर लग सकते हैं, और यह ट्रंप के जस्टिस डिपार्टमेंट पर निर्भर करेगा कि उसका रुख क्या होता है। ब्लूमबर्ग ने लिखा है, अदानी को लेकर अमेरिका में जो कुछ भी हो रहा है उसका असर इस ग्रुप तक ही सीमित नहीं रहेगा। इसका असर वैश्विक बैंकों पर भी पड़ेगा जो कर्ज मुहैया कराते हैं। इसके अलावा भारत से जुड़ी जो कंपनियां विदेशों में पांव जमाना चाहती हैं उनकी साख पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा। ब्लूमबर्ग से थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज में इंडिया एंड इमर्जिंग एशिया इकोनॉमिक्स के प्रमुख रिक रोसो ने कहा, मुझे डर है कि इसका असर अदानी के वैश्विक विस्तार पर पड़ेगा। यह मामला भारत में चिंता बढ़ा सकता है कि अमेरिका में आ, यह मामला भारत में यह चिंता बढ़ा सकता है कि अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश उभरते भारत की गति धीमा करना चाहते हैं। ब्लूमबर्ग ने लिखा है, पिछले कई सालों में वैश्विक निवेशकों और बैंकों ने अदानी समूह में अरबों डॉलर लगाए हैं। आज की तारीख में अदानी का कारोबार पोर्ट्स, पावर, रोड से लेकर एयरपोर्ट तक फैला हुआ है। अदानी के प्रोजेक्ट वियतनाम से लेकर इजराइल तक में फैले हैं। अदानी ग्रुप की वैश्विक महत्वाकांक्षा को चीन के बेल्ट एंड रोड के समानांतर भारत की प्रॉक्सी के रूप में देखा जाता है। वही मशहूर अमेरिकी न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, अदानी कोई सामान्य भारतीय अरबपति नहीं है। अदानी को भारत की सरकार के विस्तार के रूप में देखा जाता है। अदानी को भारत की सरकार का वरदहस्त प्राप्त है, ऐसा कई सारे नेताओं का कहना है। अदानी समूह पोर्ट बनाता है और खरीदता भी है। ऐसा अक्सर भारत सरकार के अनुबंधों या लाइसेंस के जरिए होता है। अदानी के पावर प्लांट्स हैं और एयरपोर्ट के संचालन की जिम्मेदारी भी है। अब तो अदानी के पास टीवी न्यूज चैनल का भी स्वामित्व है। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अदानी का कारोबार भारत के केंद्र में आ गया। जिस तरह से पीएम मोदी ने भारत को विश्व मंच पर केंद्र में लाया, उसी तरह अदानी भी केंद्र में आए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी इसी गर्मी में अदानी के सोलर ऊर्जा प्रोजेक्ट देखने गए थे। गारसेटी ने देखने के बाद अदानी को प्रेरक व्यक्ति बताया था। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विदेशी दौरे में गौतम अदानी भी जाते रहे हैं। दोनों के दौरों में अदानी ग्रुप के कारोबारी समझौते भी हुए हैं। ये समझौते श्रीलंका से लेकर इसराइल तक में हुए हैं। अदानी भारत में पीएम मोदी की ऊर्जा और मैन्युफैक्चरिंग नीतियों का पालन करते हैं और इससे उन्हें राजनीति से डील करने में मदद मिलती है। अदानी की कारोबारी कामयाबी को भारत के उभार के रूप में देखा जाता है। वॉशिंगटन पोस्ट, जो अमेरिका का एक बड़ा अखबार है, उसने लिखा है, अदानी पर अमेरिका में लगे आरोपों से भारत और अमेरिका के संबंध जटिल हो सकते हैं। हाल के वर्षों में अदानी को भारत के भीतर काफी आलोचना का सामना करना पड़ा है, खास करके पीएम मोदी से संबंधों को लेकर। जब भी अदानी मुश्किल में घिरते हैं तो बीजेपी उनके साथ हो जाती है और अदानी की आलोचना करने वालों को भारत का दुश्मन बताती है। वॉशिंगटन पोस्ट से ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशंस में साउथ एशिया प्रोग्राम के डायरेक्टर मिलन वैष्णव ने कहा, बाइडेन प्रशासन उम्मीद कर रहा था कि वह भारत के साथ संबंधों को ऊंचाई पर ले जाकर छोड़े। जाहिर है कि इस वाकये से मोदी का मूड खराब हुआ होगा। हालांकि बार बार अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन करते हुए अदानी ग्रुप ने गुरुवार को जारी बयान में कहा, अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट और एक्सचेंज कमीशन द्वारा अदानी ग्रीन के निदेशकों के खिलाफ लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं और हम उनका खंडन करते हैं। इसी महत्वपूर्ण घटना के साथ साथ दुनिया के दूसरे कोने में एक भयानक युद्ध चल रहा है काफी लंबे समय से, जिसे हम रूस और यूक्रेन युद्ध के रूप में जानते हैं। ऐसा अंदेशा जताया जाने लगा है कि रूस यूक्रेन के ऊपर परमाणु बम का भी प्रयोग कर सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो ये भयावह होने जा रहा है। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि
रूस ऐसा ना करे, लेकिन अभी हाल ही में युद्ध के दौरान ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन के ऊपर एक बहुत ही भारी मिसाइल छोड़ी है, जो बहुत ही गंभीर है और इसके साथ-साथ युद्ध की गंभीरता और बढ़ती जा रही है। पूरे मामले को आप जानते ही हैं कि 1991 तक यूक्रेन रूस का हिस्सा था, मतलब यूएसएसआर का हिस्सा था और यूएसएसआर के विघटन के बाद यूक्रेन एक अलग देश बना। उसका एक हिस्सा था क्रीमिया, जिसको लेकर रूस और यूक्रेन के बीच हमेशा युद्ध चलता रहता था। 91 से 2014 तक वो चलता रहा। हालाँकि क्रीमिया एक ऐसा इलाका है जिसमें रूसी कल्चर और भाषा को बोलने वाले और कल्चर को फ़ॉलो करने वाले लोगों की संख्या अच्छी खासी तादाद में थी। और ऐसा कहा जाता है कि क्रीमिया में इस तरह के लोग बहुतायत में थे और बाद में 2014 में रूस ने क्रीमिया को रूस में मिला लिया, यूक्रेन से अलग करके रूस में मिला लिया। यूक्रेन का ही एक इलाका है डोनबास, जहाँ कुछ हिस्सों में रूसी बोलते हैं लोग और वो वहाँ कुछ इस तरह के संगठन हैं जो रूस में उस हिस्से को शामिल करने की माँग करते हैं और अलगाववादी हैं जो अपने को रूस से ज़्यादा नज़दीक पाते हैं और रूस में शामिल होना चाहते हैं। हालाँकि यूक्रेन तमाम तरह के दबाव से उनको रोकना चाहता है, लेकिन रूस ने उन अलगाववादियों को अपने तरफ से मदद मुहैया करानी शुरू कर दी है। ये भी युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण है। तीसरा कारण है यूक्रेन का रूस के मतलब रूस के प्रभाव से बाहर होना और नाटो में शामिल होने का प्रयास करना। रूस जानता है कि नाटो में अगर यूक्रेन शामिल हो जाता है, तो फिर नाटो का प्रभाव रूस तक आ जाएगा और तमाम तरह के आर्थिक अ, मतलब रिस्ट्रिक्शंस का भी सामना करना पड़ सकता है रूस को और रूस ये नहीं चाहता है, इसलिए वो अ, इस तरह के मामलों की वजह से रूस और यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ और युद्ध एक बहुत ही भयावह मोड़ पर पहुंच चुका है, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए और लंबे समय से ये युद्ध चल रहा है। 2022 में दोनों देशों के बीच में जो वार्ता चल रही थी, वो पूरी तरह से विफल हुई और युद्ध की शुरुआत हुई और अब तक यूक्रेन मजबूती से रूस का सामना कर रहा है। यही बात रूस को और भी ज़्यादा चुभती है और पुतिन, जिनके ऊपर तानाशाह होने का आरोप लगता रहा है और लग रहा है, जिन्होंने अपने मुख्य विपक्षी नेता नवाल्नी जिनके ऊपर अपने देश के मुख्य विपक्षी नेता नवाल्नी को मारने के आरोप भी लगते रहे हैं, उन्होंने इस युद्ध में परमाणु बम के प्रयोग की माने उनके द्वारा परमाणु बम के प्रयोग की मंशा माने बेसिकली आशंका जताई जा रही है कि वो कर सकते हैं और अगर ये करते हैं तो ये रूस और यूक्रेन का ही नुकसान नहीं होगा, बल्कि पूरी मानवता का नुकसान होगा। हम देख रहे हैं कि दुनिया के एक हिस्से में अमेरिका में एक ऐसे उद्योगपति जिनका भारत में बहुत प्रभाव रहा है और भारत के भीतर भी उनके ऊपर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने भारत की जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक नियामक संस्था है, उसके साथ मिलकर तमाम तरह के भ्रष्टाचार किए हैं और उसमें वो शामिल रहे हैं। इस पर आरोप लगते रहे और उनको कई बार क्लीन चिट दी जाती रही सरकार की तरफ से, लेकिन इस बार जो अमेरिका की फेडरल एजेंसी है, जस्टिस डिपार्टमेंट है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, उसने मिलके उनके ऊपर ये आरोप लगाए हैं और इंडिक्टमेंट का आदेश जारी किया है। अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है। क्या ट्रंप गौतम अदानी को गिरफ्तार करते हैं? क्या रूस यूक्रेन पर परमाणु बम का इस्तेमाल करता है? ये आने वाला समय बताएगा। आप सभी को मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।